दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीजीएल का एग्ज़ाम लगभग ये तय माना जा रहा है कि सितंबर में लास्ट में होना शुरू हो सकता है। लेकिन जब भी आप अभी मॉक देने जा रहे हो तो ऐसा लग रहा होगा कि आप 110 120 मार्क्स के आसपास जो है वह स्टक हो चुके हो और बीच में कोई बैरियर है जिसके कारण जो आपका डिजायर्ड मार्क्स स्कोर करने का टारगेट है उस टारगेट को आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको अभी जब भी आप दे रहे हो, अपने मॉक टेस्ट देना शुरू किया है, तो मॉक टेस्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा कि 110 120 130 इन सब के बीच में अगर आप अटक गए हो, ठीक है, तो इससे कैसे बाहर निकलना है, इस वीडियो में उसका एक ब्लूप्रिंट आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट में आ रहे हो जिनका मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा, 10 मॉक दे दिया, 12 मॉक दे दिया, लेकिन जो मार्क्स है वह एक ही लेवल पे अटका पड़ा है। अगर 30 140 है तो 130 140 से आगे नहीं बढ़ रहा, 110 120 है तो इससे आगे नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो इसमें गलती क्या होती है, इसको सुधारना कैसे है, पूरा ब्लूप्रिंट आपको इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विकास गुप्ता है। मैंने 2023 से सीजीएल क्रैक करके अभी एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर काम कर रहा हूँ। तो जो भी इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वह बिल्कुल ही आप मान के चलो मेरे एक्सपीरियंस से आया होगा। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आप भी इसको फॉलो करेंगे, जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप जरूर कमेंट में मेरे को लिखेंगे कुछ दिनों के बाद कि ये अटेम्प्ट करके, ये सारी चीज़ें फॉलो करके आपका भी मार्क्स इम्प्रूव जरूर होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वो सारे चेंजेस जो आपको मॉक टेस्ट में हमेशा करने हैं लगातार, जिसके कारण आपका मॉक में मार्क इंक्रीज हो जाएगा, वो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल अंत तक आपको वीडियो में बने रहना है, बहुत ही काम की चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो भी लोग मॉक देते हैं वो लोग करते क्या है। ठीक है, आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 100 क्वेश्चन में मॉक आपने अटेम्प्ट करके सबमिट किया, सबमिट करके देखा हाँ 110 मार्क्स आए हैं। ठीक है, आप जाओगे एक बार 110 मार्क्स देखोगे, फिर आप देखोगे 2-4 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं वो देख लोगे, उसके बाद क्या करते हो, आप उससे पेपर को छोड़ के फिर आगे बढ़ जाते हो। तो ये दोस्तों एनालिसिस नहीं है, इसको एनालिसिस नहीं बोलते। या फिर एक बार आपने क्वेश्चन को देख लिया, हर एक क्वेश्चन को देख लिया, एक बार नॉर्मल रीड कर लिया 10 मिनट 20 मिनट में, उसको भी एनालिसिस नहीं बोलते हैं। एक्चुअल एनालिसिस आपका जो मॉक टेस्ट का सबको सुना होगा आपने, जो भी बड़े क्रिएटर हैं या फिर जो भी एग्जाम क्लियर किए हैं या फिर वीडियो बना रहे हैं या फिर कोई आपके सीनियर होंगे, वो भी आपको यही बात बताएंगे कि मॉक का एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब बात आती है कि सर मॉक का एनालिसिस करेंगे कैसे। तो देखिए, टॉपर्स या फिर जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनका मॉक का एनालिसिस करने का तरीका कैसा होता है। तो जो मॉक है, मॉक आपने दे दिया, उसको आप उसके बाद आपको बन जाना है बिल्कुल ही डॉक्टर। ठीक है, और जो मॉक है उसको देखना है एज ए पेशेंट। जैसे आपने सबसे पहले देखना है, किसी भी बीमारी को डॉक्टर देखता है तो क्या करता है, सबसे पहले उसका सिम्टम्स चेक करता है कि इसका सिम्टम्स क्या है। ठीक है, फिर कौन सी डिजीज इसमें हो सकती है, उसके अनुसार उसको दवा दिया जाता है या फिर उसकी जो कंडीशन होती है उसके अनुसार उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक है, तो जब से आप मॉक दे रहे हो, जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आपके प्रॉब्लम क्या आ रही है मॉक में जिसके कारण आपका मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, तब तक आप उसमें इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अब होगा कैसे, लोग क्या करते हैं, मॉक दिया पढ़ाई शुरू किया, मॉक दिया पढ़ाई शुरू किया। ऐसे अंधाधुंध अगर आप एक तरफ मॉक दोगे और एक तरफ पढ़ोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक एक क्वेश्चन को एज ए पेशेंट ट्रीट करना है, कि क्या प्रॉब्लम है, हुआ कैसे, उसका ट्रीटमेंट क्या है। जब ये सारी चीज़ों का आप डायग्नोसिस करना शुरू कर दोगे कि क्या गलती हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्या उसका ट्रीटमेंट है, ठीक है, तो आपका मॉक में जो मार्क्स है वो ऑटोमेटिकली दिखेगा कि इम्प्रूव होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो चलिए, जो मॉक में जैसे कि मैंने बताया एज ए डॉक्टर ट्रीट करना है, क्या गलती है उसको पहचानना है। तो गलती जो आप मॉक में करते हो वो लगभग मेरे हिसाब से, जो मैंने अपने तैयारी के दौरान ऐसा सीखा कि जो भी गलती होती है आप मॉक देने के समय, उसको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक
या हो सकता है कि हमने कोई सिली मिस्टेक किया हो, कंसेप्ट पता है, सारी चीज़ें पता है, या तो क्वेश्चन हमने गलती रीड कर लिया है, या फिर क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है, या फिर ऑप्शन गलत चूज कर लिया है। ठीक है, तो ये हो सकता है सिली मिस्टेक। किसी भी मिस्टेक को हमें लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, तो पहला कैटेगरी हो सकता है सिली मिस्टेक है। दूसरा सिली मिस्टेक ना होके हो सकता है कि कंसेप्चुअल गैप है, यानी कि हमको बिल्कुल ही वो जो क्वेश्चन है उसके बारे में पता ही नहीं है, वो होता क्या है, कैसे सोल्व करना है। तीसरा हो सकता है कि टाइम प्रेशर मिस्टेक हो गया, यानी कि टाइम कम था उसके कारण हो गया, या फिर मेरा किसी क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग गया। चौथा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन जो है 50-50 मालूम था। ठीक है, आपने क्वेश्चन सोल्व किया, आपको एकदम कॉन्फिडेंट आंसर तो नहीं है, लेकिन आपने गेस किया और सही हो गया। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है किसी क्वेश्चन का आपको फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आपको क्यों ना क्यों ऐसा लगता है कि आंसर तो यही होगा, तो गेस वर्क आपने किया। या फिर पांचवा गलती ये हो सकता है कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, छोड़ दिया। ठीक है, इससे ज़्यादा 5 तरह से ज़्यादा, 5 कैटेगरी से ज़्यादा आपकी कोई भी गलती है उसको नहीं डाल सकते। ठीक है, अब एक एक करके इस कैटेगरी को हम समझते हैं कि कैसे होता है। देखिए, अब क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मान लीजिए आपने अटेम्प्ट किया, इसमें आपने जो ग्रीन वाले हैं वो आपने करेक्टली चूज किया। ठीक है, करेक्ट है आपके क्वेश्चन। इस करेक्ट में हो सकता है कि एक जो है आपने कॉन्फिडेंटली उसका आंसर दिया है, आपको पहले पता था। दूसरे होंगे कि आपने गेस वर्क किया है। ठीक है, यानी कि 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं वो गेस वर्क किया है, तो इसको भी पहचानने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जब आप मॉक दोगे या रियल एग्जाम दोगे तो उस समय भी आप 5-10 क्वेश्चन ऐसे गेस से कर दोगे, तो उसको भी इम्प्रूव करने की जरूरत होती है। या तो आपने क्वेश्चन बिल्कुल ही छोड़ ही दिया है, या फिर आपका गलती हुआ है। अब ये जो गलती हुआ है, अब गलती में हो सकता है कि आपका कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हो जिसके कारण गलती हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि मान लीजिए ऐसा आपके पास क्वेश्चन आया, तो इसमें हो सकता है कि सर मेरे को कंसेप्ट नहीं पता लग रहा है। ठीक है, लेकिन जिसने भी देखिए इसको सोल्व किया है उसको पता था कंसेप्ट। तो यहाँ पर देखेंगे एवरेज 28 सेकेंड लिया लोगों ने, बाकी जिसने ये क्वेश्चन सोल्व किया उसने 4 सेकंड में सोल्व कर दिया। मतलब कि उसने इसमें कॉन्फिडेंटली इसको कंसेप्चुअल एरर उसमें नहीं है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आपको कंसेप्ट नहीं पता है। अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो आप करोगे क्या? अब कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो क्या करोगे? ये दिख रहा है हमको कि ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है, तो मैं कंसेप्ट जब नहीं पता है तो जाके ट्रिगोनोमेट्री में फिर से पढ़ूंगा और इस टाइप का स्पेसिफिक क्वेश्चन देखूंगा कि ऐसा अगर नेक्स्ट टाइम आ सकता है तो उसको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, दूसरा मेथड ये हो सकता है कि मान लीजिए आपको कुछ ये क्वेश्चन आया। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो सर यहाँ पे देखिए 52 सेकेंड एवरेज लिया, मैंने लिया 1 मिनट 35 सेकेंड। मतलब इसमें भी एक तरह से आप मान के चलो इसका कंसेप्ट आपको पता है, लेकिन आपको टाइम जो है, टाइम आपको ज़्यादा लग रहा है, तो इसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है अभी सेक्शनल टाइम आ चुका है। ठीक है, तो आपको बहुत ही विजिलेंट होकर आपको हर एक सेक्शन को, हर एक चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसी तरह से ये भी देखोगे 39 सेकेंड, यहाँ पर 1 मिनट 19 सेकेंड। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको आता है, कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन इसको जल्दी कैसे सॉल्व करना है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है वो आपको नहीं पता है। ठीक है, या फिर दूसरा हो सकता है कि आपने सिली मिस्टेक कर दिया। ठीक है, सिली मिस्टेक कुछ इस प्रकार का होगा, 6, 18, 10 जो है आपने टिक कर दिया, लेकिन आंसर 6, 8, 10 था। ठीक है, तो ये सिली मिस्टेक हो सकता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने आंसर आपने सही निकाला, सही किया, लेकिन जब आप ऑप्शन चूज करने गए तो आपने 6 और 10 देख के चूज कर लिया, बीच में 18 आपको 8 दिखा। हो सकता है, ऐसा बहुत ही नॉर्मल है होना। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जो मैंने क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताया कि इन सबको फिक्स कैसे करना है। ठीक है, और इसको ट्रैक कैसे करना है कि इम्प्रूव मेरा ये वाला चीज़ इम्प्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो देखिए इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया 5 टाइप का आपका प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका सिली मिस्टेक है तो इसको कैसे फिक्स करेंगे? फिक्स ऐसे करना है कि जो सिली मिस्टेक वाला क्वेश्चन होगा ना, उसमें आपको दिखेगा कि जब आप ऑप्शन एक बार देखोगे तो आपको जब ऑप्शंस में प्रॉब्लम करने में प्रॉब्लम आएगी तो आपको देखना है 125, 152, 124 ऐसे करके अगर ऑप्शन है
तो थोड़ा देर के लिए उसमें स्लो हो जाना है, ठीक है, और उसको बहुत ही विजिलेंट तरीके से उसको चूज करना है, ठीक है। तो जब सिली मिस्टेक हो रहा है तो इसमें कंसेप्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें थोड़ा सा आप सतर्क हो जाओगे, थोड़ा सा फोकस्ड हो जाओगे, तो ये वाला इशू ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा आपका प्रॉब्लम है कंसेप्ट गैप का प्रॉब्लम है, तो कंसेप्ट गैप है, अगर मान लो जो आपका ट्रिगोनोमेट्री गलत हुआ, तो ट्रिगोनोमेट्री जाके नोट्स में या बुक में या फिर कोई वीडियो लेक्चर आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें रीडिंग करने की ज़रूरत है, यानी कि अगर आपका कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है तो इसमें स्टडी करने की ज़रूरत है, और उसी टॉपिक को एक बार नोट डाउन करने की भी ज़रूरत है, ताकि आपको फ्यूचर में फिर से वो चीज़ जाके रीड नहीं करना पड़े, ठीक है। तो एक नोट्स भी आपको साथ साथ बना के रखना है, ठीक है। अगर टाइम प्रॉब्लम है, ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उसके बारे में मैंने एक स्लाइड बनाया है, उसमें स्पेशली डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपने गेस वर्क किया है तो आपने जिस भी क्वेश्चन में गेस वर्क किया है उसको मार्क करके रखना है, और उसमें भी आपको ऐसे समझना है कि इसमें भी कंसेप्चुअल गैप है और इसको भी उसी टाइप का ट्रीट करना है, ठीक है। जो आपने क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ दिया, इसमें भी आपको स्टडी करने की जरूरत है, जिस टॉपिक में क्वेश्चन छूट रहा है उसी टॉपिक को बस पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपका बायोलॉजी का सेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो पूरा बायोलॉजी पढ़ते नहीं बैठना है, ठीक है, जस्ट सेल पढ़ लेना है जाकर, ठीक है। तो इस तरह से जब आप एनालिसिस करना शुरू करेंगे, जब एक एक गलती समझना शुरू करेंगे, तो आपको दिखेगा कि हाँ अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपका सेल से क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है, तो जब आप एक बार स्टडी करेंगे, उसको एक बार नोट करके अपने कॉपी में रखेंगे, और जब मॉक देने से पहले उसको रिवाइज कर लेंगे, तो क्या है नेक्स्ट टाइम जब सेल से अगर क्वेश्चन आएगी तो ऑटोमेटिक आप 2 नंबर के एडवांटेज में हो कि नहीं हो। अगर इस कंसेप्ट में पिछले मॉक्स में अगर कोई कंसेप्ट गलत हुआ, उस कंसेप्ट का फिर से नेक्स्ट मॉक में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको इजीली सोल्व कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक आपका इंप्रूव होगा स्कोर। और बाकी लोग करते क्या है, कुछ मंगल ग्रह से आके तो कोई पढ़ता नहीं है, सारे लोग इसी चीज़ों को फॉलो करके अपना स्कोर इंप्रूव करते हैं, ठीक है। उसी को मैंने एज ए स्ट्रक्चर्ड वे में आपको इस वीडियो में बताने का कोशिश किया है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो टाइम वाला चीज़ है इसको कैसे इम्प्रूव करना है, और जब मॉक लगा रहे हैं उस टाइम पे टाइम कैसे मैनेज करना है, वो भी बहुत बड़ा लर्निंग है, बहुत बड़ा लेसन है आपका मॉक में करने के लिए। तो देखिए टाइम के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको समझना है कि टाइम एनालिसिस एक बार करते हैं। टाइम एनालिसिस की बात करें तो अगर हम एसएससी के व्यू पॉइंट से देखें तो हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इंग्लिश में टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जीके में टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग में टाइम मैनेजमेंट का ज़रूरत है 50-50%, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजीली बन जाता है, और 50% ऐसे होते हैं जो नंबर सीरीज वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, उसमें थोड़ा हमको टाइम देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसको कैसे क्लियर करना है, अगर रीजनिंग है तो उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है वो आता है मैथ में, ठीक है। तो इसको कैसे करना है वो हम समझते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है अपने आप से कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो आप इजीली कर ले रहे हो। ऐसा तो नहीं है कोई एक क्वेश्चन पे आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, उतने देर में आप 4 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो इसी को टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। आपको क्वेश्चन देखते हुए पता लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन हो सकता है ज़्यादा टाइम ले, तो उसको क्या करना है, फर्स्ट स्किप कर देना है। उसके बदले 4 ऐसे क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे जो इजीली बन जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद करना क्या है, जैसा कि आपको बताया स्ट्रेटजी कर लिया हमने, अब सीखना है कि इसमें टाइम को हम मैनेज कैसे करें। तो सबसे पहले मान लीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि रीजनिंग और मैथ 2 ही जगह ऐसा है जिसमें आपको टाइम मैनेजमेंट का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, सबसे पहले जो हमारा कंसेप्ट क्लियर है, जिसमें हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है जिस भी सब्जेक्ट में, उसको सबसे पहले हम बना लेंगे। उसमें हमारा टाइम भी कम लगेगा और वो एक्यूरेसी के साथ बन भी जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा एग्जाम देते टाइम, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी सबसे इजी है, इजी वाले को बनाइए बढ़िए, ठीक है। कोई बीच में अगर हार्ड क्वेश्चन आ जा रहा है उसको स्किप कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मान लो आप 5 क्वेश्चन स्किप भी कर देते हो और 4 से 5 क्वेश्चन आपने फटाफट बना लिए, तो आपका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस इसका बूस्ट हो जाएगा, जिससे आप जो हार्ड वाला क्वेश्चन है उसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम भी मिलेगा और उसको आप इजीली क्लियर भी कर पाओगे, ठीक है। जब ये इजी टू मीडियम टू टफ ये वाला जब अप्रोच आप फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि इजीली आपको लास्ट में 5-10 मिनट मिल जाएगा, जिसमें आप जो टफर क्वेश्चन है जो मार्क कर देते हैं हम, उसको आप इजीली कर पाओगे। जो भी स्किप क्वेश्चन है उसको आप देख पाओगे, या फिर आपने अगर क्लियर कर लिया है तो फाइनल एक बार अपने चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें टाइम मैनेजमेंट में करना है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जो भी इजी आता है वो पहले कर लेना है, फिर मीडियम, फिर आपको टफ में जाना है, ठीक है। बाकी टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वैसे हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है, आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि जब आप मॉक दे रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि किसी क्वेश्चन में आपको समय ज़्यादा लग जा रहा है दूसरे स्टूडेंट के मुकाबले। अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो उस पार्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा ऐसा शॉर्ट ट्रिक या कंसेप्ट छुपा हुआ है उसको भी सीखो। यूट्यूब से मिले यूट्यूब से सीखो, किसी फ्रेंड से मिले फ्रेंड से सीखो, या फिर जो भी अगर आपके जानने में कोई है जिसने जल्दी सोल्व कर दिया तो उससे सीखो, तभी आप इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो मेन हमारा फोकस है कि इम्प्रूव कैसे करना है। अभी तक हमने क्या क्या गलती हो सकती है उसको सीखा, उस गलती को फिक्स करना है वो भी सीख लिया, टाइम कैसे मैनेज करना है वो भी सीख लिया। अब बात आता है कि इम्प्रूव कैसे करना है। सर ये बता दीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, पहले भी मैंने बात किया था कि सबसे पहले जो भी मिस्टेक हो रहा है उसको मिस्टेक को हम कैटेगराइज कर लेंगे कि कंसेप्ट के कारण हो रहा है, टाइम के कारण हो रहा है, सिली मिस्टेक है, क्या है, ठीक है। जिस भी कंसेप्ट में ऐसा ज़रूरत है कि हमको पढ़ने की ज़रूरत है, जैसे अगर कंसेप्चुअल है, गेस वर्क है, तो इसमें पढ़ने की ज़रूरत है, तो उस पार्टिकुलर कंसेप्ट को हम अपने एक नोटबुक रखिए अपने पास, उसमें उसको टॉपिक ऑफ द मिस्टेक आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद उस पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में उसी नोटबुक में, समझिए आप नोटबुक टाइप में जो आप नोट्स बनाते हो उसी टाइप में उस पार्टिकुलर कंसेप्ट को लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए जब मैं एग्जाम देता था तो a³ + b³ + c³ - 3abc वाला जो फॉर्मूला होता था, ये लगभग हर एक उसमें पूछा जाता है और हमेशा मैं भूल जाता था, ठीक है। तो उसको क्या करना है, उसको कॉपी में लिख के रखना है, ठीक है। बाकी जो भी कंसेप्ट है जिसमें आप बार बार गलती कर रहे हो, कंसेप्ट आपका प्रॉब्लम आ रहा है, उसको लिख के रखो और नेक्स्ट टाइम जब आप मॉक देने जाओ तो ये वाला कॉपी पहले रिवाइज करना है, ठीक है। तो जब आप एक बार इस कॉपी को रिवाइज कर रहे हो तो समझिए इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि जो आपको पहले से पता है वो तो पता ही है, जो गलत हो रहा है वो भी नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होगा, ये यहाँ से सियोरिटी मिल जाएगी जब आप इस मिस्टेक वाली कॉपी को रिवाइज करना शुरू करोगे मॉक देने से पहले, ठीक है, समझ गए। थर्ड स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप ये करना है कि एक बार आपका लो स्कोर आ गया तो उससे कोई मतलब नहीं है, 3-3 में आ रहा है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन तीसरे स्टेप में करना क्या है कि हमको एक बार ट्रेंड समझना है कि हमारा जो मॉक है वो लगातार या तो ऐसा नहीं है कि 110 से 120 के बीच में अटक जा रहा है, ठीक है, पढ़ाई भी कर रहे हैं फिर भी इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम कुछ और हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि अब हमको एक बार समझना पड़ेगा कि टाइम का तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर टाइम का प्रॉब्लम है तो जैसा मैंने आपको बताया कि उस तरह से आपको सोल्व करना है टाइम, ठीक है। अब चौथा क्या करना है, चौथा ये करना है कि एक बार में एक ही पार्टिकुलर टारगेट रखना है एक मॉक में, ठीक है। अगर मान लीजिए मॉक में देना शुरू किया तो इस मॉक में मैं टारगेट रखूंगा कि कोई भी सिली मिस्टेक नहीं करूंगा, ठीक है। तो अगर सिली मिस्टेक से हमारा 4-5 क्वेश्चन गलत हो रहा होगा तो 4-5 क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। दूसरा मैं टारगेट रखूंगा कि कोई भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, ठीक है, तो टाइम का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। जब ये हमारे पास आदत हो जाएगा कि एक एक
पार्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम है उसको हम टैकल करते जाएंगे, तो एक बार में जब आप 5 से 10 मॉक दे दोगे इस टाइम में, तो आपका सारा जो मिस्टेक का प्रॉब्लम है वो एक बार में धीरे धीरे क्लियर होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करिए। क्विक रिकैप दे देता हूँ कि जो भी हमारा कंसेप्ट है, जो भी हमारा गलतियाँ हैं, उसको हम 5 भाग में डिवाइड करते हैं। सिली मिस्टेक, कंसेप्ट गैप, टाइम प्रेशर, गेस वर्क या फिर स्किप करते हैं। ठीक है, 4 पावरफुल स्टेप मैंने बताया कि एक बार आपको मिस्टेक लॉग बनाना है, टाइम और स्ट्रेटजी फॉलो करना है। ठीक है, एक स्पेसिफिक मेजरेबल टारगेट है, अगर सिली मिस्टेक है तो सिली मिस्टेक को एक मॉक में एक बार टारगेट करके उसको क्लियर करना है। ठीक है, ये सारा चीज़ें आप क्लियर जब आप एक बार हो जाएगा तो आप इजीली देखोगे कि आपका मॉक में स्कोर जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर लो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।